तो इसके पिछली वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई बढ़ने के दो कारक होते हैं। महंगाई बढ़ने के दो वे कौन कौन से कारक होते हैं? एक तो पहले कारक के बारे में हमने आपको बताया था मांग प्रेरित कारक, और दूसरे कारक के बारे में हमने आपको बताया था आपूर्ति प्रेरित कारक की वजह से क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई बढ़ने के कौन कौन से दो कारक हैं मैंने आपको बताया था। एक तो पहले कारक के बारे में मैंने आपको बताया था मांग प्रेरित कारक के बारे में, यानी डिमांड के पुल की वजह से, और दूसरे कारक के बारे में हमने आपको बताया था आपूर्ति प्रेरित कारक के बारे में, यानी कि सप्लाई कम होने की वजह से भी क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की यदि सप्लाई कम हो जाती है तब महंगाई बढ़ती है, और जब क्या होता है वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड बढ़ जाती है तब क्या होता है, महंगाई बढ़ती है या मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया था कि महंगाई क्या होता है और मुद्रास्फीति क्या होती है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। चलिए आइए समझते हैं अब मांग प्रेरित कारक में। अब आइए समझते हैं कि मांग प्रेरित कारक में भी कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं जो क्या करते हैं, महंगाई बढ़ाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि डिमांड किसकी वजह से बढ़ती है, कौन कौन से कारक भी जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड बढ़ जाती है। जैसा कि बात करते हैं पहले कारक के बारे में, यदि बात करते हैं तो पहला कारक है आरबीआई की सस्ती मौद्रिक नीति। पहला कारक है आरबीआई की सस्ती मौद्रिक नीति की वजह से क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। जैसे कि आरबीआई की सस्ती मौद्रिक नीति का मतलब ये हो जाता है कि सीआरआर और एसएलआर और आरआर और ट्रिपल आर की बात करते हैं, एमएसएफ की बात करते हैं, बीआर यानी कि बैंक रेट की बात करते हैं, तो इनके रेट में जब क्या होता है, आरबीआई क्या करती है, इनके रेट में यानी इनके रेट में आरबीआई कम कर देती है। ठीक है, इनके जो रेट होते हैं, जो इनके प्रतिशत वाले रेट होते हैं, उनके रेट को आरबीआई जब कम कर देती है तो क्या होता है कि एक तरीके से लोगों के पास पैसा आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब इनके रेट में आरबीआई कम कर देती है तो भी क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। अब इसके बारे में समझिएगा। देखिए जैसे क्या होता है कि आरबीआई जब क्या करती है, इनके रेट में कम कर देती है, यानी कि इनमें जो एक तरीके से रेट जो फिक्स होते हैं वे रेट अगर आरबीआई कम कर देती है तो क्या होता है, बैंकों के पास पैसा हो जाता है। बैंकों के पास जब पैसा हो जाता है तो बैंक क्या करती हैं कि लोन सस्ता देती हैं। बैंक क्या करती है, लोन सस्ता देती हैं। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं एक तरीके जिन्हें लोन लेना होता है तो वे लोग क्या करते हैं कि जब लोन सस्ता हो जाता है तो वे लोग क्या करते हैं, लोन लेना प्रारंभ कर देते हैं। जब लोग लोन लेना प्रारंभ कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि लोगों के पास पैसा हो जाता है। लोगों के पास क्या हो जाता है, पैसा हो जाता है, और लोग क्या करते हैं, जब लोगों के पास पैसा हो जाता है तो कुछ लोग गाड़ियां खरीदते हैं, कुछ लोग घर बनवाते हैं, कुछ लोग कंपनियां खोलते हैं, कुछ लोग कुछ और काम करते हैं, कुछ लोग अपनी आवश्यकता वाले काम कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ जाते हैं, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है तो इधर दुकानदार या प्रोडक्शन कंपनी क्या करती हैं, लाभ कमाने के लिए क्या करती हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के दाम में बढ़ोतरी कर देती हैं। जब वस्तुओं और सेवाओं के दाम में या मूल्यों में या कीमतों में बढ़ोतरी कर दी जाती है तो उसे क्या हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, और उसे फिर क्या कहा जाएगा कि महंगाई बढ़ गई है। तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को ही क्या कहा जाता है, महंगाई बढ़ गई है। इसको और भी आइए मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूँ। वैसे ये सारी बातें मैं आपको नहीं समझाने वाला हूँ, एक या दो बातें मैं आपको समझाने वाला हूँ, बाकी इसकी अलग से क्लास मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे इसकी कहानी को थोड़ा सा आप समझ लीजिए तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए सीआरआर का मतलब हो जाता है कैश रिजर्व रेशियो से कहा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है, नगद आरक्षण एक तरीके से अनुपात इसे कहा जाता है। तो नगद आरक्षण अनुपात इसे कहा जाता है, किसे, सीआरआर को। अब सीआरआर क्या होता है, आप सोच रहे होंगे सीआरआर क्या होता है। तो सीआरआर का मतलब ये हो जाता है जितनी भी भारत में बैंकें काम कर रही हैं, ठीक है, भारत में जितनी भी बैंकें काम कर रही हैं, जो अनुसूचित बैंकें हैं, चाहे वो विदेशी बैंक हों चाहे वो भारतीय बैंक हों, वे जितनी भी बैंकें भारत में काम कर रही हैं उन सभी बैंकों को क्या करना होता है, अपने कुल जमा का कुछ प्रतिशत के रूप में उन्हें क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। कुछ प्रतिशत के रूप में उन्हें आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, उसी को कहा जाता है एक तरीके से सीआरआर कहा जाता है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझिएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, मान लीजिए
जितने भी बैंक में अगर मैं एक बैंक का नेम ले लेता हूँ, आरबीआई, एसबीआई का मैं नेम ले लेता हूँ, एसबीआई एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए एसबीआई के पास माना कि 100 रुपये जमा हुआ। देखिए आरबीआई के पास, सॉरी एसबीआई के पास क्या है, एसबीआई के पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास अगर देखा जाए तो 100 रुपये जमा होता है। अब 100 रुपये जब इसके पास जमा होता है तो आरबीआई ने क्या कहा है, आरबीआई ने क्या कहा है, इसको समझ लीजिए। आरबीआई ने कहा है कि सभी बैंकों को, जितने भी अनुसूचित बैंकें हैं, सभी बैंकों को अपने कुल जमा का, क्या कहा है आरबीआई ने, अपने कुल जमा का कुछ प्रतिशत के रूप में, कुछ प्रतिशत के रूप में मेरे पास रखना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आरबीआई ने सभी बैंकों को कहा है, चाहे वो एसबीआई की बात करते हैं, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं या पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं, जितनी भी बैंकें हैं सभी अनुसूचित बैंकों को आरबीआई ने दिशा निर्देश दिया है या अपने मॉनेटरी पॉलिसी में कहा है कि जितने भी बैंकें हैं या सभी बैंकों को कहा है कि अपने कुल जमा का कुछ प्रतिशत के रूप में आप क्या करेंगे, हमारे पास रखेंगे। तो इस बात को समझिएगा। देखिए मान लीजिए आरबीआई ने क्या किया है कि 5%, आरबीआई ने क्या किया है, 5% निर्धारित कर दिया है कि जितने भी बैंकें हैं सभी को क्या करना है, अपने कुल जमा का क्या करना है, 5% आप लोग हमारे पास रखेंगे, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, लोन वगैरह देंगे। समझिएगा इस कहानी को, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी और बहुत ही मस्त कहानी है। देखिए मान लीजिए एसबीआई के पास 100 रुपये जमा होता है, कितना जमा होता है, 100 रुपये जमा होता है। एसबीआई के पास 100 रुपये जमा होता है। अब आरबीआई ने कहा है कि आपको क्या करना है कि 5% मेरे पास रखना है, ठीक है। तो एसबीआई को कहा है, तो मान लीजिए 100 का 5%, अगर मैं कहता हूँ 100 का 5%, अगर यहाँ पर प्रतिशत है, प्रतिशत हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नीचे 100 से भाग करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 100 से 100 कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास कितना आया, 5 रुपये, यानी कि 5 रुपये आ गया। कहने का मतलब ये है कि 100 रुपये एसबीआई के पास जमा हुआ, 100 रुपये में से 5 रुपये निकाल देना है, तो बचा कितना, 95 रुपये। हाँ रखिएगा, 100 रुपये में से 5 रुपये मैंने निकाल दिया, तो 100 रुपये कहाँ जमा हो गया, आरबीआई के पास जमा हो गया, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि जितना आपके पास जमा होता है उसका 5% आप लोग हमारे पास रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केवल मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप सीआरआर को इंटरनेट पर देख लीजिएगा। अब बैंकों के पास कितना रुपए, यानी कि एसबीआई के पास कितना रुपए हो गया, तो एसबीआई के पास अगर देखा जाए तो एसबीआई के पास अगर देखा जाए तो कितना रुपए हो गया, 95 रुपये। अब एसबीआई को क्या करना है कि इस 95 रुपये का उसे लोन वगैरह बांट रहा है। अब सोचिए कि एसबीआई के पास 95 रुपये हैं, तो एसबीआई क्या करेगी, 95 के हिसाब से क्या करेगी, अपना लोन वगैरह बांटेगी। लेकिन अब मान लीजिए आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति में क्या कर दिया है, थोड़ा सा बदलाव कर दिया है, यानी कि सीआरआर को सस्ता कर दिया है। अब क्या हुआ कि आरबीआई ने कहा कि आप लोग एक काम करिए कि 5% के बजाय 4% आप हमें जमा कीजिए, 5% के बजाय 4% जमा कीजिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक कर देता हूँ कि 100 में से 4 रुपये निकाल लेता हूँ, 4 रुपये में आरबीआई के पास जमा कर देता हूँ, तो अब कितना हो गया मेरे पास, 96 रुपये। कितना हो गया, 96 रुपये हो गया। आप सोचिए एक बार, अभी तक बैंकों के पास केवल 95 रुपये थे, तो 95 रुपये के हिसाब से लोन बांट रही थी। अब बैंकों के पास या एसबीआई के पास 96 रुपये हो गया, तो फिर अब 96 के हिसाब से क्या होगा कि बैंक लोन बांटेंगे। अब मान लीजिए एसबीआई के पास जो है, अब क्या है कि एसबीआई के पास अगर देखा जाए तो 96 रुपये है। अब एसबीआई के पास क्या है कि पैसा ज़्यादा है, एसबीआई के पास क्या है कि पैसा ज़्यादा है, तो अब एसबीआई क्या करेगी, लोन सस्ता कर देगी। एसबीआई क्या करेगी, लोन सस्ता कर देगी। अब जब लोन सस्ता कर देती है, देखिए एसबीआई ने क्या किया, लोन सस्ता कर दिया। अब एसबीआई ने जब लोन सस्ता कर दिया तो इधर जनता पहले से इस बात की इंतजार कर रही है कि जैसे ही लोन सस्ता होगा वैसे ही मैं घर खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, कुछ कंपनी खोलूंगा, कुछ रोजगार खोलूंगा। दुनिया भर के काम एक तरीके से पहले से ही व्यक्ति सोच कर बैठे हैं, यानी कि एक तरीके से बहुत सारे लोग पहले से ही सोच कर बैठे हैं। तो जैसे ही लोन सस्ता हुआ तो लोगों ने क्या किया, लोन लेना प्रारंभ कर दिया। लोगों ने क्या किया,
लोन लेना प्रारंभ कर दिया। अब लोगों के पास क्या हो गया, पैसा हो गया। लोगों के पास क्या हो गया, पैसा हो गया। अब लोग क्या करने लगे, जब लोगों के पास पैसा हो गया तो लोग क्या करने लगे कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ा दिए। वस्तुओं और सेवाओं की, जैसे मान लीजिए कार खरीदने लगे और एक तरीके से घर के फर्नीचर खरीदने लगे। मान लीजिए सोफ़ा, किसी ने सोचा था कि हमें जैसे ही लोन मिलेगा हम सोफ़ा खरीद लेंगे, एसी खरीद लेंगे, कूलर खरीद लेंगे, तमाम तरह के एक तरीके से क्या है किस वस्तुओं की मांग बढ़ा दिए। या कुछ लोगों ने क्या किया कि भाई उनके पास पैसा आ गया तो पैसा किसी और चीज़ के लिए लिए थे, लेकिन वे अपने हेयर कटिंग में खर्च कर रहे हैं, यानी कि सेवा के रूप में। कुछ लोगों ने अपने बच्चों की फीस जमा कर दी, तो क्या हो गया एक तरीके से, या और कुछ कर लिया, मान लीजिए एडमिशन करवा दिए, ठीक है। अब क्या हो गया, वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ गई। इधर जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ गई दोस्तों, जब लोगों के पास पैसा हुआ, लोगों के पास पैसा हुआ तो फिर क्या हुआ, लोगों ने वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ा दिया। वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ा दी। जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ा दिए तो इधर प्रोडक्शन कंपनी या जो दुकानदार हैं उनको पता चला कि लोगों के पास पैसा हो गया, लोग लगातार क्या कर रहे हैं, डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो वे क्या करते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि कर देते हैं या कर दिए। तो फिर क्या होता है, जब लोगों ने क्या किया, दुकानदार या प्रोडक्शन कंपनी ने क्या किया, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि कर दिया, तो फिर क्या हो गया कि महंगाई बढ़ गई। तो फिर क्या हो गया, महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई बढ़ने के कारण में अगर देखा जाए तो आरबीआई की सस्ती मौद्रिक नीति की वजह से भी क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, यानी कि मुद्रा स्फीति बढ़ती है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो एसएलआर के बारे में भी बात करते हैं। तो एसएलआर में क्या होता है, जितनी भी अनुसूचित बैंकें होती हैं, यानी कि भारत में काम करने वाली अनुसूचित बैंकें होती हैं, इनको क्या करना पड़ता है, कुछ प्रतिशत के रूप में क्या होता है, अपने पास ही रखना पड़ता है, ना कि आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो इसमें भी आरबीआई जितना निर्धारित करती है उतना ही अपने पास रखना पड़ता है कुल जमा का। अगर आरबीआई इसमें भी प्रतिशत कम कर देती है, मान लीजिए 7% आरबीआई ने कहा है एसएलआर के रूप में रखना है और आरबीआई ने 6% बोल दिया, तो फिर क्या हुआ, बैंकों के पास पैसा ज़्यादा हुआ, फिर बैंकें क्या करेंगे, लोन बांटना, सस्ते लोन बांटना प्रारंभ करेंगी। जब सस्ते लोन बांटना प्रारंभ करेंगे तो लोगों के पास पैसा होगा, लोगों के पास पैसा होगा तो लोग क्या करेंगे कि वस्तुओं और सेवाओं के मांग बढ़ा देंगे। जब वस्तुओं और सेवाओं को उधर मांग बढ़ाएंगे तो जो दुकानदार होंगे, जो प्रोडक्शन कंपनी होंगी, वो क्या करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ा देंगे। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाएगी तो फिर उसे क्या कहा जाएगा, मुद्रास्फीति हुई, यानी कि महंगाई बढ़ गई। तो उसे क्या कहा जाएगा, महंगाई बढ़ गई या मुद्रास्फीति हो गई। ठीक है, तो महंगाई बढ़ने के एक तो पहले कारक के बारे में हमने आपको बता दिया है कि आरबीआई की सस्ती मौद्रिक नीति के वजह से भी क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसी तरह से देखा जाए तो आर भी होता है, ठीक है। एक तरीके से क्या होता है कि जब आरबीआई क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, अपने ग्राहकों को, यानी कि जो उनके ग्राहक है, जैसे बैंक की बात करते हैं, बैंकों को जब लोन देती हैं, यानी ऋण के रूप में लोन देती हैं, तो सस्ता और महंगा, तो सस्ता कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि बैंकों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा। जब बैंकों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो वे भी सस्ता लोन बांटेंगे। जब सस्ता लोन बांटेंगे तो लोगों के पास पैसा होगा। अब लोगों के पास पैसा होगा तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाएंगे, और वस्तुओं और सेवाओं की जब मांग बढ़ाएंगे तो उधर क्या होगा, दुकानदार या जो एक तरीके से प्रोडक्शन कंपनी होंगी वो क्या करेंगी कि एक तरीके से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसी के बारे में अगर मैं आपको बताता हूँ तो कम से कम 1.5 घंटे की क्लास बनेगी। ठीक है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। इसीलिए आपको केवल और केवल इतनी बातें याद रखना है कि आरबीआई की सस्ती मौद्रिक नीति, आरबीआई की सस्ती मौद्रिक नीति की वजह से भी क्या होता है कि डिमांड बढ़ती है, यानी कि महंगाई बढ़ती है। अब आइए बात करते हैं दूसरे कारक के बारे में, आइए बात करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक मेरी बातें समझ में आप लोगों को आ गई हैं। अगर आप लोगों को मेरी बातें यहाँ तक समझ में आ गई हैं तो जल्दी से कंफर्म कीजिए कि यस सर, आपने जो हमें समझाया है वो क्लियर है। अब आइए बात करते हैं दूसरे कारक के बारे में। तो दूसरा कारक जिम्मेदार है मांग बढ़ाने के, वो है सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय, यानी कि सार्वजनिक व्यय के वजह से भी क्या होता है, सार्वजनिक व्यय के वजह से भी क्या होता है कि महंगाई बढ़ती है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के मांग बढ़ती है, और वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग बढ़ती है तो फिर वही बात होती है। तो इसके बारे में पहले समझ लीजिए। देखिए, सार्वजनिक व्यय का मतलब ये हो जाता है कि सरकार क्या करती है कि एक तरीके से निर्माण कार्य के लिए, विकास कार्य के लिए क्या करती हैं
सरकार क्या करती है कि निर्माण कार्य के लिए यानी कि विकास कार्य के लिए, जैसे कि पुल बनाती हैं, सड़क बनाती हैं और तालाबों का निर्माण, गांव में अगर देखा जाए तालाबों का निर्माण करवाती हैं। तो फिर मान लीजिए एक प्रोजेक्ट मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल में ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए अब क्या होता है कि मान लीजिए सरकार ने कहा, सरकार ने विकास कार्य के लिए एक पुल बनाना प्रारंभ किया, एक पुल बनाना प्रारंभ किया। अब पुल बनाने के लिए क्या होगा, पुल बनाने के लिए क्या होगा कि सरकार तो स्वयं बनाएंगे नहीं, सरकार को क्या करना पड़ेगा, इंजीनियर हायर करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इंजीनियर सरकार ने हायर कर लिया, फिर उसके बाद सरकार को एक तरीके से मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, तो सरकार ने मजदूरों को हायर कर लिया। अब सरकार ने क्या किया, मजदूरों को हायर कर लिया, इंजीनियर को हायर कर लिया, तो फिर क्या होगा कि सभी लोगों से सरकार ने काम लिया, तो कुल मिलाकर पुल बनकर तैयार हो गया। पुल बनकर यानी कि पुल उसे कहा जाता है ब्रिज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पुल उसे कहा जाता है ब्रिज। ब्रिज बनकर जब तैयार हो गया तो लोगों को, अब सब जितने लोग भी पुल बनाने में एक तरीके से मदद कर रहे थे या काम कर रहे थे, तो उन लोगों को सैलरी मिल गई सरकार के द्वारा, उन्हें क्या मिल गया, पैसा मिल गया। अब जब लोगों के पास पैसा आ गया तो लोग क्या करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि भाई जब पैसा हो गया तो लोग क्या करेंगे, शर्ट खरीदेंगे, लोग क्या करेंगे, सोफा खरीदेंगे और तमाम तरह के वे कार्य करेंगे। तो फिर क्या होगा कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी। अब जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, दुकानदार इधर क्या करेंगे, कीमतों में वृद्धि करेंगे, और कीमतों में वृद्धि करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो सार्वजनिक व्यय की वजह से भी क्या होता है, यानी कि सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा खर्च करने की वजह से भी क्या होता है, लोगों के पास पैसे आ जाते हैं। सरकार के द्वारा क्या होता है, पैसे खर्च करने की वजह से क्या होता है कि एक तरीके से लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, और लोगों के पास जब पैसे आ जाते हैं तो लोग क्या करते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ा देते हैं, और फिर इससे क्या होता है, दुकानदार उसके रेट बढ़ा देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, मुद्रास्फीति होती है। एक तो पहला कारक आपका ए हो गया, दूसरा कारक ए हो गया, ठीक है। अब सार्वजनिक व्यय में सरकार केवल पुल ही नहीं बल्कि स्कूल भी बना सकती है, हॉस्पिटल भी बना सकती है। तो कुल मिलाकर सरकार जितना ज़्यादा खर्च करेगी, लोगों के पास पैसा होगा, फिर इसके वजह से भी क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, फिर वही बात होगी, ठीक है। तो दूसरा कारक अगर देखा जाए तो सार्वजनिक व्यय की वजह से भी क्या होता है, सार्वजनिक व्यय की वजह से भी क्या होता है दोस्तों, महंगाई बढ़ती है, यानी कि डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो फिर महंगाई बढ़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं काला धन। तीसरी बात करते हैं काला धन के बारे में बात करते हैं। देखिए काला धन का मतलब ये हो जाता है जो सरकार की नज़र में ना हो, ऐसे पैसे जो सरकार की नज़र में ना हो, सरकार की नज़र से छुपाकर उसे रखा जाता है, यानी टैक्स बिना पे किए जो पैसा रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, काला धन कहा जाता है, ठीक है। अब काला धन को ये मत समझ लीजिएगा कि काले धन का मतलब जो काली नोट होगी उसे काला धन कहा जाएगा, ये बिल्कुल ऐसा समझना अनुचित और गलत माना जाएगा। काले धन का मतलब ये हो जाता है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बिना टैक्स पे किए हुए पैसे को हड़प लिया, रख लिया, उसे क्या कहा जाएगा, काला धन कहा जाएगा। अब सोचिए जब लोगों के पास काला धन हो गया है, पैसा ज़्यादा हो गया है, ठीक है, एक व्यक्ति महंगाई नहीं बढ़ाता, एक बात ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति के डिमांड की वजह से ना महंगाई बढ़ेगी और ना ही एक व्यक्ति महंगाई बढ़ा सकता है। तो बहुत सारे लोगों के पास मान लीजिए काला धन हो गया तो लोग क्या करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाएंगे, क्योंकि जब एक तरीके से पैसा एक्स्ट्रा उनके पास है, बिना टैक्स वाला पैसा है, तो वे चाहेंगे कि पैसा को खर्च किया जाए। अब जब लोगों के पास क्या होगा कि पैसा होगा तो लोग क्या करेंगे, खर्च करेंगे, यानी कि एक तरीके से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाएंगे, और जैसे ही वस्तुओं और सेवाओं की इधर मांग बढ़ाते हैं तो उधर क्या होता है कि जो दुकानदार होते हैं या जो एक तरीके से प्रोडक्शन कंपनी होती है वो लाभ कमाने के लिए क्या करती हैं, कीमतों में वृद्धि करती है, और कीमतों में जब वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है, महंगाई बढ़ती है। तो अगर देखा जाए तो तीसरा कारक, अगर तीसरे कारक के रूप में देखा जाए तो काले धन की वजह से भी दोस्तों, काले धन की वजह से भी क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, यानी कि डिमांड बढ़ती है, और डिमांड जब बढ़ती है तो फिर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, फिर उसे क्या कहा जाता है, महंगाई बढ़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रदर्शन प्रभाव। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथी बात करते हैं प्रदर्शन प्रभाव के बारे में बात करते हैं। प्रदर्शन प्रभाव, देखिए प्रदर्शन प्रभाव का मतलब ये हो जाता है लोग दिखावे के रूप में, देखिए हमारे देश में क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिखावे के रूप में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं।
जैसे कि बात करते हैं सेवाओं के रूप में, कुछ लोग क्या करते हैं, नाई के पास चले जाते हैं। मान लीजिए लोगों के पास पैसा हुआ तो लोग क्या करते हैं, एक तरीके से जैसे कभी आपने 10-15 रुपए में बाल कटवाए होंगे, लेकिन जब आपके पास पैसे होंगे तो आपने कभी सोचा होगा कि मैं जाता हूँ एक तरीके से जहाँ 50 रुपये लेता है या 100 रुपये लेता है और कभी 500 रुपये जहाँ लेता है, वहाँ आप चाहेंगे बाल कटवाना, आप चाहेंगे कि AC में बैठ कर हमें बाल कटवाना है, यानी कि आप सेवाएं ले रहे हैं। ठीक है, अब कभी आप बीमार होते थे तो 20 रुपये की दवा आप करवाते थे, तो डॉक्टर मोहल्ला क्लिनिक का जो डॉक्टर हुआ करता था वो आपको ठीक कर देता था। लेकिन जब आपके पास पैसे हुए तो आप बड़े डॉक्टरों के पास जाने लगे, तो फिर क्या हुआ? तो इसी तरह से आप अकेले की वजह से नहीं, बहुत सारे लोग जब इस तरह से करते हैं तो फिर क्या होता है, प्रदर्शन यानी कि दिखावे के रूप में भी बहुत सारे लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं, नए जूते खरीदते हैं, नई नई गाड़ियाँ खरीदते हैं, तमाम तरह की चीज़ों की डिमांड करते हैं। जब क्या करते हैं लोग, तमाम तरह की चीज़ों की डिमांड करते हैं, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाते हैं, तो इधर वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाई गई और उधर क्या कर दिया गया कि लाभ कमाने वाली जो कंपनियां हैं वे क्या करेंगे, कीमतों में वृद्धि कर देंगे। अब जब कीमतों में वृद्धि हो गई तो फिर क्या हो गया, महंगाई बढ़ गई दोस्तों। तो अगर देखा जाए तो दिखावे की वजह से भी, प्रदर्शन के वजह से, प्रदर्शन के प्रभाव की वजह से भी क्या होता है कि महंगाई बढ़ती है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है, जिसके वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो महंगाई बढ़ती है। ठीक है, तो दिखावे की वजह से भी क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, यानी मुद्रास्फीति होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरी बात करते हैं, पांचवी बात करते हैं निवेश में वृद्धि। पांचवी बात करते हैं निवेश में वृद्धि की बात करते हैं। देखिए, निवेश में वृद्धि का मतलब ये हो जाता है, जैसे कि वैसे थोड़ा से मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा से अलग वे में समझाऊँ तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति है, कोई अमेरिकन व्यक्ति है, वो भारत में क्या चाह रहा है कि भारत में चाह रहा है कि मैं कोई कंपनी स्थापित करूँ। अब वो जो विदेशी जो अमेरिकन व्यक्ति है वो भारत में क्या चाह रहा है, कोई कंपनी स्थापित करना चाह रहा है। तो जब उसे कोई कंपनी स्थापित करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि भारत में ही क्या करना पड़ेगा, उसे जमीन खरीदना पड़ेगा। तो भारत में क्या करना पड़ेगा, उसे जमीन खरीदना पड़ेगा। अब मान लीजिए अमेरिकन व्यक्ति ने, ऐसे इसको समझ लीजिए, ए नाम का एक अमेरिकन व्यक्ति है, वो भारत में क्या करना चाहता है, कंपनी खोलना चाहता है। अब कंपनी खोलने के लिए उसे किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, उसे भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। अब भूमि उसने मान लीजिए ले लिया। जब भूमि किसी से उसने लिया होगा तो कोई ना कोई इसका मालिक रहा होगा, तो उसके मालिक को उसने क्या दिया होगा, पैसा दिया होगा। तो उसके मालिक को अगर देखा जाए तो उसने क्या किया होगा, पैसा दिया होगा, रुपए दिया होगा। अब यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब भूमि जब हो गई उसके पास तो उसे क्या करना पड़ेगा, कंपनी खोलने के लिए उसे बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। अब बिल्डिंग बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, मटेरियल देना पड़ेगा। उसे एक तरीके से अगर देखें, मटेरियल की बात करते हैं, मटेरियल लेना पड़ेगा। फिर उसे क्या करना पड़ेगा कि भाई उसको बनाने के लिए इंजीनियर को बुलाएगा और उसमें काम करने के लिए लेबर की आवश्यकता उसे होगी और कुछ चीज़ें की अन्य आवश्यकता होंगी, उसमें तमाम तरह के लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। कुल मिलाकर बिल्डिंग बनाने के लिए जितने भी लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, ए नाम का व्यक्ति क्या करेगा, उन सभी को हायर करेगा और सभी से काम करवाएगा और सभी के पास सभी लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। अब जब लोग काम करेंगे तो फिर बाद में क्या होगा, एक समय आएगा बिल्डिंग बन जाएगी। जब बिल्डिंग बन जाएगी तो फिर क्या होगा, बिल्डिंग बनने के बाद फिर क्या होगा, जो लोग काम कर रहे थे उन सभी को सैलरी मिलेगी। अब उन्हें जब सैलरी मिलेगी तो उनके पास पैसा होगा। जब उनके पास पैसा होगा तो फिर उनका मन बढ़ेगा कि भाई हमारे पास क्या नाम है, हमारे घर में सोफा सेट नहीं है, हमारे घर में ये नहीं है, हमारे घर में वो नहीं है। एक काम कर देते हैं कि अब हमारे पास पैसा आ गया है, हम इन सब चीज़ों को खरीद लेते हैं। अब जब क्या होगा कि लोग क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को खरीदना आरंभ करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वस्तुओं और सेवाओं की वे लोग मांग बढ़ा दिए। तो वस्तुओं और सेवाओं की इधर वे मांग बढ़ा दिए, उधर कंपनी देख रही है कि लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं और हमारे पास क्या है, सप्लाई भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो फिर कंपनियां क्या करेंगी, उसकी कीमतों में वृद्धि कर देंगे और जब कीमतों में वृद्धि कर देंगे तो फिर इधर क्या हो गया, महंगाई बढ़ गई, यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ गई या मुद्रास्फीति हो गई। तो अगर देखा जाए तो निवेश में वृद्धि की वजह से भी, निवेश में वृद्धि की वजह से या कोई भारतीय भी निवेश करता है तो फिर वही प्रक्रिया चलेगी, चाहे वो कोई विदेशी धन, चाहे वो विदेशी कोई कंपनी निवेश कर रही हो या कोई देश की कंपनी निवेश कर रही हो, सभी पर ये चीज़ें लागू होंगी। निवेश जब करेंगे तो फिर क्या होगा, कोई भी व्यक्ति कंपनी खोल रहा है या कुछ नया इनोवेशन कर रहा है तो उसमें क्या है कि लोगों को लगा रहा है, तो लोगों को पैसा दे रहा है, लोगों के पास पैसा हो रहा है, तो फिर वही वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ा रहे हैं और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मेरी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। यदि आप लोगों की मेरी बातें क्लियर हो गई हैं तो जल्दी से एक बार यस करिए, यस सर हमें क्लियर है।
तो एक तो पांचवें कारक के रूप में अगर देखा जाए तो मांग बढ़ाने का पांचवा कारक कौन सा है? मांग बढ़ाने के पांचवा कारक कौन सा है दोस्तों? निवेश में वृद्धि। नेक्स्ट बात करते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। नेक्स्ट बात करते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। नेक्स्ट बात करते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। अब आप सोच रहे हैं घाटे का मतलब क्या हो जाता है? देखिए बजट होता है, बजट के बारे में आपने सुना होगा। बजट किसे कहा जाता है? बजट उसे कहा जाता है हमारे पास कितनी इनकम हो रही है और हम कितना खर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसके मैनेजमेंट को हम क्या कहेंगे? बजट कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक तरीके से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इनकम यानी कि आय माइनस व्यय। तो आय माइनस व्यय की बात करते हैं तो अगर देखा जाए तो कितना इनकम हो रही है और कितना व्यय हो रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? बजट कहा जाएगा। अब मान लीजिए एक तरीके से सरकार के पास इनकम कितनी है? सरकार के पास इनकम कितनी है? 100 रुपए है और सरकार ने कितना खर्च कर दिया? सरकार ने खर्च कर दिया 120 रुपए। अब यहाँ पर क्या हो गया? 20 रुपए घाटा आ गया, 20 रुपए के घाटा आ गया। अब 20 रुपए के घाटे को पूरा कहाँ से किया जाएगा? तो सरकार क्या करती है कि एक तरीके से घाटा को पूरा करने के लिए, वैसे तो और भी नियम है लेकिन मैं आपको केवल एक नियम यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो कई नियम है घाटे को पूरा करने के लिए, लेकिन एक नियम मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे कि क्या होता है कि सरकार घाटे को पूरा करने के लिए क्या करती है? नई नोट छपवाती है आरबीआई से। आरबीआई को बोल देती है कि भाई इतना घाटा है और इतना घाटा है, आप क्या करिए? नई नोट छाप लीजिए। अब सोचिए एक बार, जब आरबीआई नई नोट छाप के सरकार को दे देती है तो सरकार के पास जो घाटे हैं उसको पूरा करने के लिए मान लीजिए किसी से उधार ली है या पैसे किया है, वो पैसा जो है मार्केट में जाता है। अब वो जो पैसा मार्केट में जाता है तो फिर क्या होता है? लोगों के पास पैसे हो जाते हैं। अब लोगों के पास जब पैसे हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं? वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ा देते हैं और उधर वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाई गई, उधर कीमतों में वृद्धि की गई और इधर क्या हो गया? महंगाई बढ़ गई, ठीक है। ये सब क्षण भर की बातें नहीं है, नहीं सोचो कि तुरंत ऐसे रातों रात सब कुछ हो जाता है। ये सब रातों रात का कोई खेल नहीं है, ये सब थोड़ा एक प्रोसेस में सारा कुछ चलता है, ठीक है। रातों रात का कुछ खेल नहीं होता, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं रातों रात का भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि जब। लेकिन हाँ एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ना तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा महंगाई बढ़ाई जा सकती है और ना ही किसी एक वस्तु के दाम बढ़ जाने को ही महंगाई कहा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर केवल प्याज के दाम बढ़े हैं तो आप ये नहीं कहेंगे महंगाई बढ़ी है, केवल एक वस्तु के दाम बढ़े, केवल पेट्रोल का दाम बढ़ा है तो आप ये नहीं कहेंगे महंगाई बढ़ गई और पेट्रोल अकेले का दाम बढ़ा है, ठीक है। और कोई एक व्यक्ति अकेला, सोचिए इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा देश है जहाँ पर 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हो, कोई एक व्यक्ति कैसे महंगाई बढ़ा सकता है, ठीक है। अब अंबानी जी का परिवार का तो है नहीं कि उसने क्या कर दिया कि सारा कुछ डंप कर लिया, ठीक है, सारा कुछ अपने पास रख लिया। अब क्या हो गया कि लोग क्या कर रहे हैं, उसको काला बाजारी मान लीजिए अंबानी जी ने कर लिया, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है? वस्तुओं और सेवाओं की फिर मांग बढ़ सकती है। हाँ अगर कोई अंबानी जी जैसा हो, ठीक है, उसने क्या कर दिया? पूरे देश के आलू को खरीद लिया। अब क्या हो गया कि आलू की पूर्ति कम हो गई, आपूर्ति कम हो गई, तो फिर क्या हो गया कि लोगों को आलू चाहिए, तो फिर क्या हो सकता है? महंगाई बढ़ सकती है। हाँ अगर इतना बड़ा केस हो तो, नहीं तो एक अकेला व्यक्ति कभी भी महंगाई नहीं बढ़ा सकता और ऐसे केस होते होते नहीं है, ठीक है। जल्दी से ऐसे कुछ होता नहीं है, नहीं आप सोचे कि अंबानी जी ऐसा करने वाले हैं। ये सब फालतू के काम वे नहीं करेंगे और ना ही फालतू की चीज़ें उनके मन में आती हैं, ठीक है। तो एक तो घाटे की वित्त व्यवस्था की वजह से भी क्या होता है कि मांग बढ़ती है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि महंगाई बढ़ती है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। अब आइए नेक्स्ट चीज़ें के बारे में, नेक्स्ट कारक के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला कारक है करों में कमी। अगला कारक है दोस्तों करों में कमी की वजह से, करों में कमी की वजह से, करों में कमी की वजह से भी क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है। जैसे इसको आप समझ लीजिए, देखिए आप सोचिए कि मोदी जी बड़ा खुश हो गए और उन्होंने एक स्कीम निकाल दिया कि इस साल क्या होगा कि जो लोग भी टैक्स पे कर रहे थे, जो लोग भी टैक्स पे कर रहे थे, जितना पे कर रहे थे उससे आधा टैक्स पे करेंगे।
मान लीजिए कोई 100 रुपये पे कर रहा था तो 50 रुपये पे करेगा, कोई 50 कर रहा था, कोई 25 करेगा, कोई 15 कर रहा था तो कोई 7.5 करेगा। तो कुल मिलाकर मोदी जी ने कहा कि एक काम कर देते हैं, जितने लोग भी भारत के हैं जो टैक्स पेयर हैं उन्हें मैं इस बात के लिए खुली छूट दे रहा हूँ कि उन्हें आधा टैक्स पे करना है। अब सोचिए एक बार, जब लोग पहले टैक्स पे कर रहे थे एक बराबर में, एक अनुपात में कर रहे थे जितना उनकी इनकम हो रही थी, और उसी के हिसाब से उनको टैक्स पे करना होता था या टैक्स पे करते थे, और उसी के हिसाब से वे अपने घर को चलाते थे कुल मिलाकर। अब क्या हो गया कि टैक्स उन्हें कम पे करना पड़ रहा है। अब जब लोगों को टैक्स कम पे करना पड़ रहा है तो लोगों के पास फिर क्या हो गया, पैसा ज़्यादा हो गया। अब जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया तो आप समझ जाइए कि लोगों के पास जब पैसा ज़्यादा हो गया तो फिर लोगों का जो मस्तिष्क है, जो मन में एक तरीके से जो मन शांत बैठा था, मन जो हो गया बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया, यानी कि एक तरीके से मन जो है बिल्कुल एक्टिव हो गया। अब मुझे कार खरीदना चाहिए, मेरे पास पैसे आ गए हैं या छोड़ देते हैं कार को। अब लोग ये सोचने लगे एक काम कर लेते हैं, इस घर में पूरा एक तरीके से इंटीरियर डिजाइन कर देते हैं, करवा देते हैं, या एक तरीके से इस साल सोफ़ा, अब पैसे आ गए सोफ़ा सेट ले लेते हैं, या एक तरीके से तमाम तरह की चीज़ें, टीवी जो छोटी थी उस टीवी को बड़ा करवा देते हैं, यानी कि दूसरी टीवी ले लेते हैं, और तमाम तरह की चीज़ें। कुल मिलाकर वस्तुओं और सेवाओं के लोग दाम बढ़ा दिए, मांग बढ़ा दिए। अब उधर मांग बढ़ी, उधर क्या हो गया कि कीमतों में वृद्धि हो गई, यानी कि फिर क्या हो गया कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फिर क्या हो जाता है कि मुद्रास्फीति हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगला कारक है जनसंख्या में वृद्धि की वजह से भी। देखिए जनसंख्या में वृद्धि की वजह से भी क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। जनसंख्या में वृद्धि, अब आप सोच रहे होंगे कि जनसंख्या में वृद्धि की वजह से भी कैसे महंगाई बढ़ती है, यानी मुद्रास्फीति बढ़ती है, यानी कि एक तरीके से कैसे मांग बढ़ती है। देखिए माल्थस साहब का एक जनसंख्या का जो एक तरीके से उन्होंने निबंध है या एक तरीके से उनका सिद्धांत है, उन्होंने कहा कि जो जनसंख्या है, जो जनसंख्या होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। समझिएगा, जो जनसंख्या होती है, माल्थस साहब अपने जनसंख्या के सिद्धांत में उन्होंने कहा है कि अगर देखा जाए तो जो जनसंख्या होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64 अगर देखा जाए। और उन्होंने कहा कि उत्पादन के क्षेत्र में अगर देखा जाए, उत्पादन के क्रम में देखा जाए तो उत्पादन के क्रम में अगर देखा जाए तो समानांतर श्रेणी में क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है। तो इन्होंने कहा कि माल्थस साहब ने कहा कि एक तरीके से अपने सिद्धांत में कि जनसंख्या जो बढ़ती है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, लेकिन जो उत्पादन होता है वो समानांतर श्रेणी में उत्पादन होता है। जैसे कि बात करते हैं 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, यानी 2 4 जा 8, ठीक है, और 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, और 2 पंचे 10, और 2 7 14, ठीक है, बस इतना ही बहुत है। तो 2 7 14 की बात करते हैं, 2 दूना 4, 2 2 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, और 2 7 14। तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप देख रहे हैं कि 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2 आप देख रहे हैं यहाँ पर हो रहा है, 2 गुणे 2 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 गुणे 2 हो रहा है, यहाँ पर भी देख रहे हैं 2 गुणे 2 हो रहा है। 2 को गुणा हमने किया 2 बार तो 4 हो गया, और 4 का गुणा 2 बार हमने किया तो 8 हो गया, 8 का गुणा हमने 2 बार किया 16 हो गया, 16 को गुणा हमने 2 बार किया तो 32 हो गया, और 32 का गुणा हमने 2 बार किया तो यहाँ पर क्या हो गया कि 64 हो गया। अब अगर हमने यहाँ पर क्या किया, 2 + 2 किया तो 2 + 2 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ा हमने 6 हो गया, और 6 में हमने 2 जोड़ा तो 8 हो गया, 8 में हमने 2 जोड़ा तो 10 हो गया, और 10 में हमने 2 जोड़ दिया तो 14 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि 64, यानी कि 64 लोग हैं जनसंख्या में, अगर देखा जाए तो 64 लोग हैं। उत्पादन इकाई में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, उत्पादन इकाई में केवल 14 है। कहने का मतलब ये है कि केवल 14 एक तरीके से उत्पादन हुआ है, 14 उत्पादन हुआ है, आप मान लीजिए 14 बिस्किट बने हुए हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। और यहाँ पर मांग यानी डिमांड कितने लोग कर रहे हैं, 64 लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो 64 लोग क्या कर रहे हैं, 14 चीज़ों की डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, जो कंपनी वाला होगा, जो बेचने वाला व्यक्ति होगा, वो देखेगा कि हमारा जो सामान है केवल 14 इकाई हमारे पास है, 14 यूनिट हमारे पास है, और डिमांड करने वाले लोग हैं 64। अब वो सीधा और सीधा क्या करेगा कि ये जो रेट है इसके बढ़ा देगा। पहले वो बेच रहा होगा अगर
प्रति इकाई को, प्रति यूनिट को 10 रुपये में, तो सीधा कर देगा 20 रुपये में बेचना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि लोग ज़्यादा हैं, खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, सामान हमारे पास कम है, तो कहीं ना कहीं फिर महंगाई बढ़ जाएगी। तो महंगाई बढ़ने की एक कारक एक ही है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि की वजह से भी क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। अब एक और कारक आइए समझा देता हूँ मैं आपको, एक और कारक के बारे में आपको समझा देता हूँ। यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है, या मैं कहीं और लिख देता हूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ एक और कारक। नेक्स्ट बात करते हैं निर्यात में वृद्धि की वजह से भी, निर्यात में वृद्धि की वजह से भी क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, यानी कि मांग बढ़ती है। सोचिए एक बार, हमारे देश के किसानों ने क्या किया, हमारे देश के किसानों ने क्या किया कि जितने भी आलू का उत्पादन हुआ, प्याज का उत्पादन हुआ, उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा आलू और प्याज, टमाटर, अन्य चीज़ें, जितनी भी चीज़ें उनके पास उत्पादन हुई, वे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दिया, दूसरे देश ले जाकर बेच दिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने क्या किया, दूसरे देश में बेच दिया। अब जब उन्होंने क्या किया, दूसरे देश में निर्यात कर दिया, दूसरे देश में बेच दिया, तो हमारे देश में भी तो लोग हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो प्याज है, जो आलू है, वो क्वांटिटी में यानी मात्रा में अगर देखा जाए तो कम है। अब यहाँ पर क्या है कि आलू, प्याज, टमाटर, अन्य चीज़ें जो हैं वे चीज़ें कम हो गई। अब यहाँ के भी लोगों को क्या है, आवश्यकता है ना इस चीज़ का, भाई कि हमें भी तो आलू चाहिए, हम भी तो खाएंगे, हमें भी तो प्याज चाहिए, हमें भी तो टमाटर चाहिए। तो फिर क्या होगा दोस्त, फिर क्या होगा कि एक तरीके से लोग डिमांड करेंगे। अब जब लोग डिमांड करेंगे तो किसान के पास तो आलू, प्याज, टमाटर ज़्यादा है नहीं, वे क्या करेंगे कि सीधा और सीधा जब देखेंगे डिमांड बढ़ चुकी है, तो वे सीधा और सीधा क्या करेंगे, उसका रेट बढ़ा देंगे। और जब रेट बढ़ा देंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, मुद्रास्फीति कहा जाएगा, यानी कि महंगाई कहा जाएगा, क्योंकि वे लोग क्या करेंगे, कीमतों में वृद्धि कर देंगे, और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ जाती है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज हमने आपको समझाया कि मांग प्रेरित कारक की वजह से भी क्या होता है, मांग प्रेरित कारक की वजह से क्या होता है कि महंगाई बढ़ती है, यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ती है। और मांग प्रेरित कारक में अगर देखा जाए तो हमने सबसे पहली बात आपको बताया कि आरबीआई की सस्ती मौद्रिक नीति की वजह से क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। आरबीआई की सस्ती मौद्रिक नीति की वजह से क्या होता है, मुद्रास्फीति होती है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, लोगों के पास पैसे होते हैं। जब लोगों के पास पैसे होते हैं तो लोग क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के मांग बढ़ाते हैं, और जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाई जाती है तो उधर फिर क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से उसके कीमतों में वृद्धि कर दी जाती है, तो फिर क्या हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। फिर दूसरी बात हमने आपको बताया कि अगर सरकार क्या करती है, सार्वजनिक व्यय, यानी कि सरकार ज़्यादा क्या करती है, निर्माण कार्य करती है, जैसे सड़क बनाती है, पुल बनाती है, तालाब बनाती है, या अन्य चीज़ों पर खर्च करती है, तो फिर क्या होता है, लोगों के पास पैसा होता है, तो फिर वही प्रक्रिया आती है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाई जाती है, फिर उधर कीमतों में वृद्धि की जाती है, फिर क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं फिर महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरी बात अगर देखा जाए तो काला धन की वजह से भी, अगर लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा काला धन हो गया तो आप जानते हैं, जैसे अभी आप ही लोग हैं, एक बार सोचिए आपके पास एक भी रुपये नहीं है, और अभी डायरेक्ट मैं आपके अकाउंट में सीधा और सीधा 10,000 रुपये डलवा देता हूँ सभी के अकाउंट में, तो फिर आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, बंद करेंगे, बोलेंगे सर आप बाद में मिलिएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, वीडियो को बंद करेंगे और सीधा पहुंचेंगे दुकान पर, और एक तरीके से एक एक चीज़ें खरीदना, दो चीज़ें खरीदना प्रारंभ कर देंगे। कुछ लोग तो मॉल चले जाएंगे, मूवी देखना प्रारंभ कर देंगे। तो ये भी क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सोचिए एक बार, अगर लोग जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चले जाते हैं, मॉल चले जाते हैं, तो मॉल की जो टिकट होती है, पहले मान लीजिए 300 रुपये है, या 200 रुपये, या 250 रुपये, या 150 रुपये है, तो सीधा फिर देखता है मॉल वाला कि भाई लोग ज़्यादा हैं, सीट कम है, तो सीधा क्या करता है कि बढ़ा देता है। वो क्या करता है कि टिकट के रेट यानी कीमतों में वृद्धि कर देता है, बोलता है भैया पिक्चर बड़ी महंगी हो गई है, ठीक है, और सीडी हमें बड़ी महंगी मिल रही है, या यहाँ से हमारा टैक्स ज़्यादा लग रहा है, दुनिया भर की चीज़ें आपसे बताकर, बहाने कर कर क्या करता है कि कीमतों में वृद्धि कर देता है, तो फिर कहीं ना कहीं महंगाई के कारक में आ जाएगा। फिर तीसरी बात करते हैं, यानी चौथी बात करते हैं, प्रदर्शन के प्रभाव के बारे में भी देखा जाए तो लोग दिखावे की वजह से भी क्या होता है कि लोग ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। जैसे शादी विवाह में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़े होते हैं, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो महंगाई बढ़ी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, निवेश में वृद्धि की बात करते हैं। अगर एक तरीके से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया जाता है, चाहे वो विदेशी धन के रूप में देखा जाए या देश के धन के रूप में देखा जाए, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक तरीके से जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो फिर लोगों के पास पैसे होते हैं ज़्यादा। अब जब लोगों के पास पैसे होंगे तो आप जानते हैं कि फिर लोगों के दिमाग कितना तेज़ी से चलता है।
नेक्स्ट बात करते हैं घाटे की वित्तीय व्यवस्था की वजह से भी क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। फिर हमने आपको बताया था कि अगर टैक्स में कमी कर दिया जाए तो फिर तो आप जानते ही हैं, टैक्स में कमी कर दिया जाएगा तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर लोग क्या करेंगे वो तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या में वृद्धि के बारे में। अगर देखा जाए तो जब लोग क्या करते हैं, लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, जनसंख्या ज़्यादा होती है तो फिर क्या होता है कि उत्पादन कम हुआ रहता है, या एक तरीके से कम वस्तु और सेवाएं होती हैं तो लोग क्या करते हैं, डिमांड को बढ़ाएंगे। फिर जब डिमांड बढ़ाएंगे तो फिर तो आप जानते ही हैं उधर कीमतों में वृद्धि कर दिया जाएगा, फिर तो इससे क्या हो जाएगा कि महंगाई बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज हमने आपको समझाया मांग प्रेरित कारक के बारे में कि मांग की वजह से भी क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। मांग की वजह से, डिमांड की वजह से भी क्या होता है, मुद्रास्फीति होती है। मांग की वजह से भी क्या होता है, मुद्रास्फीति होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगली जो क्लास हमारी होगी दोस्तों, अगली क्लास जो होगी वो होगी आपूर्ति कारक के बारे में। तो आपूर्ति कारक को मैं आपको बता दूंगा, फिर महंगाई कंट्रोल करने के कारक भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसी समय आपको महंगाई कंट्रोल करने के कारक भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो जाते जाते एक बार कमेंट करके जाइएगा। अगर नहीं क्लास बेहतर लगी हो तो फिर भी एक बार कमेंट करके जाइएगा कि हाँ सर हमें ये बातें समझ में नहीं आई है। अगर आपको कोई भी बातें या आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि अब आप एक IAS बनने जा रहे हैं और एक IAS बनने यदि आप जा रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप क्या करें, सही सुझाव दें। अगर आपको कुछ लगता है कि हमें कुछ बदलाव करना चाहिए या कुछ उसमें चेंजेस करना चाहिए हमारे पढ़ाने के तरीके में या किसी चीज़ में कुछ भी चेंजेस करना हो तो एक बार ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। आपके सजेस्ट का हमें इंतज़ार रहेगा और बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लग रही हो तो फिर एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और दूसरों को तो शेयर कर ही लीजिएगा। ठीक है, आप सब लोग सोच रहे होंगे सर बड़ा मार्केटिंग कर रहे हैं बार बार। ठीक है, तो दरअसल क्या है कि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि मार्केटिंग क्या है, एक तरीके से क्या है कि मोटिवेशन है इसे कहिए। ठीक है, इसे मोटिवेशन के रूप में लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों आज के लिए आप लोग हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं कल फिर। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।